हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखो ये हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है। हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री में बेसिक्स मोल कैलकुलेशन की, वो हमने कर लिया। उसके ऊपर छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिए। छोटे छोटे क्वेश्चन ही होते हैं उसके ऊपर। और उसके अलावा हमने बात की थी एम एवरेज की, एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज आइसोटोपिक मास या एवरेज मोलर मास। उसके हमने दो फॉर्मूले आपको बताए थे जाते जाते पिछले वीडियो लेक्चर में। क्या दो फॉर्मूले बताए थे? पहला, यदि परसेंटेज बाय मोल दिया हुआ हो दो कंपोनेंट्स का या तीन कंपोनेंट्स का, तो परसेंटेज बाय मोल दिया हो तो एम एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था? m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन परसेंटेज का सम, वो तो 100 ही होता है, डिवाइडेड बाई 100। एक फॉर्मूला ये था। और दूसरा फॉर्मूला कौन सा था? मोलर रेशियो का। मोलर रेशियो अगर क्वेश्चन में दिए हुए हों तो अकॉर्डिंगली आप उसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो एम एवरेज। m इंटू एम ए प्लस n इंटू एम बी अपॉन एम प्लस एन, यही लिखवाया था आपको। गॉट द पॉइंट? अब देखो यहाँ पर एक दो छोटे छोटे सवाल भी करते हैं, फिर मेन मुद्दे पे आएंगे। एम एवरेज खत्म नहीं हुआ है अभी, असली बात तो आनी बाकी है। क्या है असली बात? वी शैल टॉक नाउ। पहले एक दो छोटे छोटे सवाल बेस्ड ऑन एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज आइसोटोपिक मास। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये हो, अब इससे आसान तो क्या सवाल होगा, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, फिर भी मैं कराता जरूर हूं ताकि बच्चों को ये बात क्लियर रहे कि क्लोरीन के आइसोटोप्स ये हैं। तो क्लोरीन आइसोटोप्स, क्लोरीन के आइसोटोप Cl35, Cl37 and this is 75% and this is 25% by mole। और मान लो क्वेश्चन ये कहती कि फाइंड एवरेज आइसोटोपिक मास। मान लो क्वेश्चन बस यही हो, तो बस फटाफट ये देखते ही आप एकदम प्रसन्न हो जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखो ये तो बहुत आसान सा सवाल था। दोनों के एटॉमिक मासेस पता है, परसेंटेज भी मालूम है, तो यू विल फाइंड एम एवरेज इज इक्वल टू पहले की परसेंटेज इंटू मोलर मास, दूसरे की परसेंटेज इंटू मोलर मास अपॉन 100। यहां से अगर सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कम्स आउट टू बी हाउ मच? ये आ जाएगा, याद भी होता है, 35.5 AMU। अगर AMU बोल रहे हैं तो एवरेज एटॉमिक मास हुआ, और यदि ग्राम पर मोल बोल रहे हैं, मान लो 35.5 ग्राम पर मोल बोलो। अगर ये बोल रहा हो तो इसे क्या बोलोगे? एवरेज मोलर मास। और यदि 35 AMU बोल रहा हो तो इसका मतलब क्या हुआ? एवरेज एटॉमिक मास। तो लाइक दैट क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड। आ गई बात समझ में? तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। परसेंटेज बाय मोल दिए हुए हों, आइसोटोप्स आपको आइडेंटिफाइड हों, तो आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो एवरेज आइसोटोपिक मास। एक और छोटा सा आसान सा क्वेश्चन आप सॉल्व करो इस बार। मान लो ये बोरॉन के दो आइसोटोप्स हैं, BX मान लो ये दिया हुआ है, और ये B11 ये दिया हुआ है कुछ मान लो 40% एंड दिस इज 60% बाय मोल। इफ एम एवरेज इज, मान लो कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है 10.2, फाइंड X। मान लो ये क्वेश्चन है, अगेन ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। BX B11, BX 40%, B11 60% बाय मोल है, दो ही आइसोटोप हैं बोरॉन के। आपको बताना है कि X की वैल्यू क्या होगी। फॉर्मूला लगा लो, सिंपल फॉर्मूला। कौन सा? एम एवरेज क्या है? वो तो 10.2 है। और क्या फॉर्मूला होता है? पहले की परसेंटेज 40 इंटू मोलर मास X, दूसरे की परसेंटेज 60 इंटू मोलर मास, कितना दिया हुआ है? 11 अपॉन टोटल परसेंटेज का सम 100। सिंपल फॉर्मूला है। यहां से X की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो कितना, जरा एक काम करो, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट कर दो, 10 इधर आओगे तो 102 इज इक्वल टू 4X प्लस 66। तो 4X की वैल्यू 66 घटा लो इसमें से, तो 6, और ये कितना हो गया? 36। यही तो बचा। तो X की वैल्यू 4, 4 8 32 9, यही आंसर बस।
तो x शुड बी 9। ये तो मैथमेटिकल है, क्वेश्चन आया, आपने बस उसको सॉल्व कर दिया। कैलकुलेशन एक बार स्वयं चेक कर लेना, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन थोड़ी हल्की है, मैं कई बार गड़बड़ कर देता हूँ, बट आपकी नहीं होनी चाहिए, आपको तो IIT लिखना है। तो कैलकुलेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग बाई स्टूडेंट, फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो, स्टूडेंट्स द्वारा कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सो लाइक दैट यू कैन डू। नोट करके लिखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या कि परसेंटेज बाई मोल of a component in the mixture need not be same as percentage by mass of that component in the mixture। कैसे? अभी आएगी बात समझ में, इसको हटा देते हैं। वेल पॉइंट्स क्या है? पॉइंट ये है कि इन ए मिक्सचर परसेंटेज बाय मोल ऑफ ए कंपोनेंट नीड नॉट बी सेम एज इट्स परसेंटेज बाय मास। देखो क्या बात कही जा रही है, इन ए मिक्सचर परसेंटेज बाय मोल ऑफ ए कंपोनेंट नीड नॉट बी सेम एज इट्स परसेंटेज बाय मास। अभी तक तो आपने केवल परसेंटेज बाय मोल की बात की थी कंपोनेंट्स के लिए, आइसोटोप्स के लिए। अभी एक और टर्म आ गया परसेंटेज बाय मास। इस बात को चलो इलस्ट्रेट करते हैं, इलस्ट्रेशन। इस बात को इलस्ट्रेट कर रहे हैं हम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। मान लो मैं ऐसे कह देता हूं कि ये एक कंटेनर है, इसमें छोटी छोटी मैंने बॉल्स भर ली। मान लो कोई ब्लू बॉल है, कोई रेड बॉल है, ऑल टुगेदर मान लो इसके अंदर 5 ब्लू बॉल्स, ईच 10 ग्राम, और मान लो 8 रेड बॉल्स, ईच मान लो 5 ग्राम, ऐसे दिया हुआ है। 5 ब्लू बॉल्स हैं, हर एक का मास 10 ग्राम, 8 रेड बॉल्स हैं, हर एक का मास 5 ग्राम है। अब ये एक मिक्सचर हो गया, सो इट इज काइंड ऑफ ए मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ ब्लू एंड रेड बॉल्स। तो ये मिक्सचर ऑफ ब्लू एंड रेड बॉल्स है। अब मैंने ये कहा, मुझसे कोई कहे कि जरा ये ब्लू बॉल्स का परसेंटेज बाय मोल फाइंड आउट कर दो, तो चलो देखो इधर, अभी बाद में नोट्स बनाना, पहले इधर ध्यान दो, बाद में पॉज करके नोट्स बनाना, क्योंकि ये कुछ खास इंपॉर्टेंट चल रहा है। तो ऐसे टाइम पे लिखना बंद कर देते हैं, नॉर्मल चीजें चल रही होती हैं, तो आपका ऐसा होना चाहिए बस स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं और नोट्स भी साथ के साथ बन रहे हैं। नोट्स बनाने के लिए बहुत साफ और बहुत फेयर देखने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझ में आ जाए, दैट्स इट। वापस आओ, बाद में लिखना परसेंटेज बाय मोल। मोल मतलब, मोल है क्या? नंबर। मोल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। तो परसेंटेज बाय मोल और परसेंटेज बाय नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। जरा देखना, ब्लू बॉल्स की परसेंटेज बाय नंबर या परसेंटेज बाय मोल कितना होगा? तो कैसे बोलोगे? नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इंटू 100। यही करोगे ना भाई। परसेंटेज बाय मोल या परसेंटेज बाय नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स क्या है? ब्लू बॉल कितनी है अपॉन टोटल बॉल कितनी है गुणा 100। जरा करना तो, ब्लू बॉल्स 5 ब्लू बॉल्स हैं अपॉन टोटल बॉल्स 5 + 8 13 इंटू 100। तो एक तरीके से 500 अपॉन 13, तो 13 43 40 1 11, लगभग 38-39%।
अप्रॉक्सीमेट नियरली 39% हो गई। ठीक है, जरा परसेंटेज बाय मास भी निकालना। परसेंटेज बाय मास ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू परसेंटेज बाय मास ऑफ ब्लू बॉल्स क्या होगा? मास ऑफ ब्लू बॉल्स, टोटल मास ऑफ ब्लू बॉल्स अपॉन टोटल मास ऑफ ऑल बॉल्स इंटू 100। भाई यही तो होगा परसेंटेज बाय मास ऑफ ब्लू बॉल्स, मतलब टोटल मास ऑफ द ब्लू बॉल्स अपॉन टोटल मास ऑफ ऑल द बॉल्स इंटू 100। जरा देखना क्या वैल्यू। ब्लू बॉल्स का मास 5 बॉल्स हैं, हर एक 10 ग्राम है, तो 5 इंटू 10 अपॉन टोटल मास ब्लू बॉल्स का मास प्लस रेड बॉल्स का मास, तो 5 इंटू कितना 10 प्लस 8 इंटू 5 इंटू 100। जरा करो तो सॉल्व। ये एक काम कर लो, 50 बटा 50 प्लस 40 90 इंटू 100, ये 0, 500 अपॉन 9, और ये 500 अपॉन 9 लगभग हो गया 9 5 45 5 0 55.5% टाइप, 55.5%, और ये था 39%। नो बोथ आर नॉट सेम। मिक्सचर के अंदर, मिक्सचर में कीप इन माइंड, मिक्सचर के अंदर किसी कंपोनेंट, जैसे ये ब्लू बॉल एक कंपोनेंट है, रेड बॉल दूसरा कंपोनेंट, तो किसी मिक्सचर के अंदर परसेंटेज बाय मोल ऑफ ए कंपोनेंट नीड नॉट बी सेम एज परसेंटेज बाय मास। ये बहुत बहुत स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन घुमाएगा आपको। आज आपको मोस्टली वो मिल जाएगा, आज नहीं, ये तो लेक्चर आपको मंडे को मिलेगा। ऑलरेडी यू वुड हैव गॉट द मॉड्यूल ऑफ और ट्यूटोरियल शीट ऑफ इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री को हमको चैप्टर ही मानते हैं, आपका पहला चैप्टर तो एटॉमिक स्ट्रक्चर ही है। प्लानर भी मिल जाएगा, मोस्टली आज आपको मिल चुका होगा। तो वापस आओ इस पर। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि यदि किसी मिक्सचर के अंदर कई सारे कंपोनेंट हैं तो किसी कंपोनेंट का परसेंटेज बाय मास नीड नॉट बी सेम एज परसेंटेज बाय मोल। लिख लें इसे नोट की तरह, एज ए नोट। चलो अब इसको नोट कर लो पहले। तो क्या एज ए नोट, इन ए मिक्सचर परसेंटेज बाय मोल ऑफ अ कंपोनेंट नीड नॉट बी सेम एज इट्स परसेंटेज बाय मास। तो इन ए मिक्सचर परसेंटेज बाय मोल ऑफ ए कंपोनेंट नीड नॉट बी सेम एज इट्स परसेंटेज बाय मास। ये इंपॉर्टेंट बात थी। अब बात आ गई कि सर परसेंटेज बाय मोल, परसेंटेज बाय मास सेम नहीं होते किसी कंपोनेंट के मिक्सचर के अंदर, तो क्या उनमें कोई रिलेशन भी होता है? होता है ना, लिखो जरा, लिखियो तो। रिलेशन बिटवीन परसेंटेज बाय मोल and percentage by mass। relation between percentage by mole and percentage by mass। तो percentage by mole and percentage by mass में रिलेशन, जैसे मान लो ये दो कंपोनेंट हैं A प्लस बी, ऐसे कंपोनेंट ले लिए, इसका मोलर मास मान लो Ma ले लिया और इसका मोलर मास Mb ले लिया, Mb मोलर मास। मान लो ये परसेंटेज है x% और ये है 100 माइनस x% बाई मोल। एज्यूम टोटल 100 मोल्स।
एज्यूम टोटल 100 मोल्स। जरा देखो, टोटल 100 मोल मान लिए, मान लो ए और बी का मिक्सचर है, ये परसेंटेज बाय मोल दिए हुए हैं, हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है परसेंटेज बाय मोल एंड परसेंटेज बाय मास में। जरा एक काम करो, अगर 100 मोल अगर टोटल हैं तो एक बात तो क्लियर है कि x मोल ए के होंगे और 100 माइनस x मोल बी के होंगे, ये तो पक्की बात है। चलो कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज बाय मास ऑफ ए। तो परसेंटेज बाय मास ऑफ ए वुड बी व्हाट? ए का मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास ऑफ द सैंपल इनटू 100। और ए का मास कितना, जरा देखना, ए का मास कितना, कितने मोल्स हैं ए के? x, और हर एक मोल का मास ma, तो x इंटू ma अपॉन टोटल मास ऑफ द सैंपल इज व्हाट? टोटल मास x इंटू ma, ये तो a का मास प्लस b का मास 100 माइनस x इंटू mb इंटू 100। आपने वैल्यू पुट कर दी, यही आया ना। जरा एक काम करो, इसको ऐसे एडजस्ट कर लो, ध्यान से देखो, बाद में लिखना, पहले देखो, x इंटू एम ए अपॉन, एक काम करो 100 को नीचे ले आओ, x इंटू एम ए प्लस 100 माइनस x इंटू एम बी अपॉन 100। यही हुआ ना, बस मैंने 100 उठा के नीचे, जरा ढूंढो ये कौन है, कौन है ये? अरे बताओ कौन है ये? अरे बोलो सर, हम बोलेंगे तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? मुझे मालूम पड़ रहा है, बताओ कौन है ये एम एवरेज तो है, तो दिस इज एम एवरेज, ये एम एवरेज ही तो है भैया। जरा रखियो वैल्यू, जरा रखियो वैल्यू। तो यहां से देखो क्या आ गया, ये आ गया परसेंटेज बाय मास ऑफ ए विल बी इक्वल टू, वो तो एम एवरेज आ गया, तो x इंटू एम ए अपॉन एम एवरेज। अब फॉर्मूला लिख लो, तो परसेंटेज बाय मास ऑफ ए विल बी इक्वल टू, व्हाट इज x? परसेंटेज बाय मोल ऑफ ए इंटू मोलर मास ऑफ ए अपॉन एम एवरेज। ये है फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। आई होप यू आर अंडरस्टूड द पॉइंट। फॉर्मूला रट लो, अच्छे से याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। परसेंटेज बाय मास ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू इट्स परसेंटेज बाय मोल मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोलर मास अपॉन एम एवरेज। अब इसका यूज आएगा क्वेश्चंस में। लिख ली बात, सवाल पे आ जाओ अब। इसको हटा देते हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं भाई। ये क्वेश्चन ऐसा है, कॉम्पोजिशन ऑफ ड्राई एयर दिया हुआ है। ड्राई एयर में O2 है प्लस N2 है। O2 इज 20%, N2 इज 80% बाई मोल। 20% एंड 80% बाई मोल। ये कंपोजिशन दिया हुआ, करना क्या है वो लिखो। फर्स्ट फाइंड एवरेज मोलर मास ऑफ ड्राई एयर। सेकेंड फाइंड परसेंटेज बाय मास
ऑफ O2 इन ड्राई एयर। ड्राई एयर। एक और पार्ट थर्ड, वो मैं ये हटा देता हूं। थर्ड पार्ट यहां लिखते हैं। सो व्हाट इज थर्ड पार्ट? थर्ड पार्ट इज इफ अंडर सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस, बल्कि ऐसे लिखो, इफ की जरूरत ही नहीं है, अंडर सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस कमेंट वेदर ड्राई एयर इज डेंसर और मॉइस्ट एयर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरे को इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस अगर अच्छे से सॉल्व कर लो तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम पुख्ता हो जाते हैं, बढ़िया हो जाते हैं। क्या बोल रहे हैं यहां पर? कॉम्पोजिशन ऑफ ड्राई एयर O2 प्लस N2 20%, 80% बाई मोल। एवरेज मोलर मास बताओ ड्राई एयर का, ये तो फटाफट कर लोगे आप, अभी करेंगे। परसेंटेज बाई मास ऑफ O2 इन द ड्राई एयर, वो भी अभी फॉर्मूला पढ़ा है हमने। तीसरे वाले पार्ट पे थोड़ा बाद में आएंगे, पहले दो पार्ट सॉल्व कर लें। चलो लेट अस टेक फर्स्ट पार्ट। एम एवरेज निकाल लो तो सीधा फॉर्मूला है, परसेंटेज बाई मोल दिए हुए हैं, पहले की परसेंटेज इनटू मोलर मास 32, दूसरे की परसेंटेज इनटू मोलर मास कितना 28 अपॉन 100। आप जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 28.8 ग्राम पर मोल। ये वैल्यू आ गई 28.8 ग्राम पर मोल, पहले ही आंसर आ गया, मोलर मास आ गया ये। चलो सेकंड पे भी आ जाओ। सेकंड वाले पार्ट में ध्यान दो, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, तो परसेंटेज बाई मास ऑफ O2 विल बी व्हाट? परसेंटेज बाई मोल ऑफ O2, वो कितना है परसेंटेज बाई मोल? 20%, इनटू O2 का मोलर मास 32 अपॉन एम एवरेज 28.8। जब सॉल्व करते हो तो वैल्यू आती है 22.22%। यही आंसर है। दैट्स इट, दिस इज आंसर, दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड द पॉइंट? अब जरा तीसरे वाले पॉइंट पर आ जाओ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड वाले पॉइंट पर क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने कहा है कि अंडर सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस कमेंट वेदर ड्राई एयर इज डेंसर। डेंसर मतलब डेंसिटी, किसकी डेंसिटी ज्यादा है, कौन सी भारी है, भारी मतलब डेंसिटी ज्यादा होना। और मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर क्या होता है? जिसमें मॉइस्चर प्रेजेंट हो। इस सब को बताने के से पहले मैं आपको एक इक्वेशन याद दिलाता हूं। ये सब गैसेस ही तो हैं। O2 N2 ड्राई एयर इज अ गैस, और गैस के लिए इक्वेशन कौन सी मानते हैं हम? PV इज इक्वल टू NRT, आइडियल गैस इक्वेशन। ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप, क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हो। तो इक्वेशन थी PV इज इक्वल टू NRT, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन। मैं जरा इस इक्वेशन का कुछ पोस्टमार्टम कर देता हूं। पोस्टमार्टम मतलब इधर उधर कर देता हूं, उसको एडजस्ट कर देता हूं। आप एक काम करो, PV इज इक्वल टू, मोल्स को लिख दो मास अपॉन मोलर मास इंटू RT, गैस के लिए है ये। M को इधर ले आओ, वॉल्यूम को इधर ले आओ, तो PM इज इक्वल टू मास ऑफ द गैस अपॉन वॉल्यूम इंटू RT। और बताओ ये कौन है? मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? व्हाट इज मास अपॉन वॉल्यूम? डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ गैस, तो यहां से आ गया PM इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस इंटू RT। ये एक और फॉर्मूला आ गया, और ये फॉर्मूला सेम ही है, कोई अंतर नहीं है, बस मैंने उसको रीएडजस्ट किया है। ये हम तीसरे पार्ट को सॉल्व करने के लिए पहले पूरी फाउंडेशन भूमिका बना रहे हैं। तो PV इज इक्वल टू NRT में PM इज इक्वल टू D गैस इंटू RT। 1 2 3
इसको हटा देते हैं। अब जरा इस डेंसिटी पर आ जाओ। वेयर m इज द मोलर मास ऑफ गैस, m इज मोलर मास ऑफ गैस। गैस का मोलर मास, P इज द प्रेशर, m इज द मोलर मास, D इज द डेंसिटी ऑफ गैस इनटू RT। ये इक्वेशन कोई अलग अलग नहीं है, आइडियल गैस इक्वेशन ही है डेंसिटी के टर्म्स में। अब जरा देखो क्या बात कर रहे हैं ये। अब यहां से तो एक बात क्लियर है, R तो एवर कांस्टेंट है, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट क्वेश्चन ने कहा है। देखो अंडर सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पर वी कैन से द डेंसिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ गैस। तो लिखेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ गैस। ये तो किसी पर्टिकुलर गैस के लिए हुआ, और यदि मिक्सचर की बात करेंगे तो मिक्सचर के लिए मोलर मास क्या होता है, एवरेज मोलर मास। किसी इंडिविजुअल गैस का मोलर मास उसका अपना मोलर मास हुआ, बट किसी गैस मिक्सचर का मोलर मास क्या होगा, एम एवरेज। तो इसका मतलब फॉर ए गैस मिक्सचर वी कैन से दैट डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, गैस मिक्सचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एवरेज एट same pressure and temperature conditions. At constant pressure and temperature conditions, we can say that the density is directly proportional to the m average. तो एक certain value of pressure and temperature fix कर दो तो density is directly proportional to molar mass। अब यही, अब क्वेश्चन पे आ जाओ, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। देखो क्या क्वेश्चन था, ये ड्राई एयर थी जिसमें O2 प्लस N2 था, ये मॉइस्ट एयर है जिसमें O2 भी है, N2 भी है और मॉइस्चर भी है। मॉइस्चर वाटर वेपर्स हैं, सब गैस ही हैं, ये सब गैस ही हैं। ये सब जरा देख लो। अब ड्राई एयर कंटेन्स O2 एंड N2 और इसका m एवरेज जो था वो क्वेश्चन में कितना आया था, 28.8 ग्राम पर मोल। ये वैल्यू थी, वो रही, वो देखो, वो रही उधर। और मॉइस्ट एयर के अंदर O2 N2 तो है ही, आपने मॉइस्चर और मिला दिया। सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन मेंटेन करने के लिए आपने जब मॉइस्चर मिलाया है 2-4-5%, तो O2 और N2 के कंपोजिशन को भी कम किया होगा। कंपोजिशन मतलब उसकी अमाउंट रिमूव करके तब इसको ऐड किया होगा। तो सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस पर आपने हल्की गैस मिलाई है। सुन लो क्या बात बोल रहे हैं, सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस पर आपने O2 N2 जो एयर थी, ड्राई एयर, उसमें हल्की गैस मिलाई है। इसका मोलर मास 28.8 था और इसका मोलर मास मॉइस्चर का है 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। दिस इज 18 ग्राम पर मोल। सो O2 प्लस N2 एंड दिस इज 18 ग्राम पर मोल। ड्राई एयर में हल्की गैस मिलाई है। ड्राई एयर का मोलर मास 28.8 था, उससे कम मोलर मास वाली गैस अगर मिलाओगे तो एम एवरेज विल कम डाउन, और एम एवरेज घटेगा तो डेंसिटी विल डिक्रीज। तो इसका मतलब मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कम है देन कंपेयर टू ड्राई एयर। तो क्या बोल सकते हो आप, इसको हटा देते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, आपने ड्राई एयर के मोलर मास से कम मोलर मास वाली कोई गैस इंट्रोड्यूस कर दी है सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस पर, तो यू कैन से दैट द मॉइस्ट एयर इज हैविंग द लेसर डेंसिटी देन कंपेयर्ड टू ड्राई एयर। तो यू कैन से दैट मॉइस्ट एयर इज लेस डेंसर देन ड्राई एयर under same pressure and temperature conditions. तो moist air is less denser than dry air under same pressure and temperature conditions. आ गई बात समझ में? अच्छा मान लो क्वेश्चन कुछ ये कहता कि नहीं ड्राई एयर में मॉइस्चर नहीं मिला रहे, हम मॉइस्ट एयर की बात नहीं कर रहे, हमने ड्राई एयर में CO2 गैस मिला दी सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन मेंटेन करते हुए। अगर CO2 गैस मिलाते
क्वेश्चन में, हालांकि क्वेश्चन में नहीं पूछा ये, मैं बता रहा हूं अगला क्वेश्चन, कि अगर ड्राई एयर के अंदर मतलब O2N2 के अंदर जिसका मोलर मास 28.8 है, सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन मेंटेन करते हुए अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला देते जिसका मोलर मास 44 है, 44 ग्राम पर मोल, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप भारी गैस मिला रहे हो, हैवियर गैस मिला रहे हो, एंड वंस यू आर एडिंग द हैवियर गैस इनटू अ सर्टेन गैस मिक्सचर, इट्स m एवरेज विल इंक्रीज, सो डेंसिटी विल इंक्रीज। तो क्वेश्चन अगर ये कहता कि इन स्टेट ऑफ मॉइस्चर इफ CO2 is added in the same pressure and temperature condition, तो you would have said that the density would increase, density would increase, और density बढ़ेगी क्योंकि m average बढ़ेगा तो density भी बढ़ेगी। I hope the point is clear to all. I hope the point is clear to all. It's a very very good question, 5-star rated question। स्टूडेंट को एक नहीं, 2 बार नहीं, जरूरत पड़े तो 3 बार इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए और अच्छे से समझना चाहिए कि किसी गैस की डेंसिटी उसके मोलर मास पे डिपेंड करती है, measured और compared under similar pressure and temperature conditions. I hope the point is clear. Got it now? समझ में आ गई बात? तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो सभी स्टूडेंट्स को याद रखेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है m एवरेज से संबंधित, क्या लिखेंगे एज ए नोट, उस पॉइंट को नोट, ये बात मैं यहीं खत्म कर रहा हूं, दिस इज ओवर, इस तरीके से आप कह पाओगे। नोट कर लिया होगा आपने? एक पॉइंट और लिखेंगे एज ए नोट। क्या पॉइंट? किसी गैसियस मिक्सचर को, मतलब अगर मिक्सचर है, मोस्टली गैस मिक्सचर के लिए हम क्लोज्ड वेसल लेते हैं, क्लोज्ड सिस्टम लेते हैं, तो क्लोज्ड सिस्टम या क्लोज्ड वेसल के अंदर मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो m एवरेज, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, फॉरवर्ड बैकवर्ड जा रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे, तो m एवरेज ऑल्सो विल चेंज। यू विल अंडरस्टैंड। पहले लिखते हैं बात को। इन अ क्लोज्ड वेसल, mass of system और गैस मिक्सचर और कंटेंट, जो भी कंटेंट्स हैं, गैस मिक्सचर और कंटेंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो इन ए क्लोज्ड वेसल मास ऑफ द सिस्टम और गैस मिक्सचर और कंटेंट रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है। तो ऐसे में इफ नंबर ऑफ मोल चेंज ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शन, m average will also get changed. m average also will get changed. So in a closed vessel, mass of the system or gas mixture content remains constant. If number of mole change due to some chemical reaction, m average also will change. ध्यान दो, मान लो आप ऐसे कह रहे हो कि m average क्या था? टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, एनटी मतलब टोटल मोल्स। अच्छा, एम टोटल मास तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इन अ क्लोज सिस्टम। So this is constant in a closed system. तो ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब टोटल मोल्स को इधर ले आओ, तो m एवरेज इंटू टोटल मोल्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये तो ऐसा हो गया इक्वेशन x इंटू वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट।
और x और y कांस्टेंट है तो इसका एक ग्राफ बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अभी चूंकि 11th क्लास के स्टूडेंट हैं आप, हो सकता है आपने ये ग्राफ ना पढ़े हों, बट फिजिक्स में शायद थोड़े बेसिक ग्राफ तो बताते हैं वो। जैसे स्ट्रेट लाइन है, उसकी इक्वेशन y = mx + c। जैसे मान लो कोई सर्किल है जिसका ओरिजिन पर सेंटर हो, तो हम बात करते हैं x² + y² = कांस्टेंट। ऐसे ही मान लो कोई पैराबोला है तो y = kx² या y² = kx। ये शायद फिजिक्स में ले लिए होंगे या फिर वो लेंगे, हम भी लेंगे, हम भी पढ़ाएंगे। नहीं, यहाँ जरूरत नहीं है अभी, उसका नंबर आएगा जब बात करेंगे हम, अगले चैप्टर में आ जाएगा। कौन सा? अगले चैप्टर का। ये कोई चैप्टर थोड़ी है, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री इज नॉट ए चैप्टर। ये तो हम बच्चों को बस थोड़ा सा कुछ मोल से थोड़ा सा पोर्शन ले लिया, मोल कॉन्सेप्ट की कैलकुलेशंस के लिए कुछ इधर उधर की चीज़ ले ली, ताकि आप हमसे बस समझ में आ जाए कि हम क्या बोल रहे हैं। बच्चों को भी टाइम लगता है, किसी भी दो व्यक्ति को आपस में बात करते हैं तो कंफर्टेबिलिटी फैक्टर आने में 2-4 दिन तो लगते हैं, एक आध हफ्ता तो लगता है। अब स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, 2-3 क्लास पढ़ चुके हैं, उनको समझ आ जाता है कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, और कुछ दिनों के बाद तो आपको ऐसा लगेगा, बोलने से पहले ही समझ जाओगे क्या चाह रहे थे हम। इतना भी नहीं। तो m एवरेज इंटू टोटल मोल्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये xy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। ये टोटल मोल्स और ये m एवरेज है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। देखो यूं, मतलब टोटल मोल्स बढ़ेंगे तो m एवरेज घटेगा, और टोटल मोल्स घटेंगे तो m एवरेज बढ़ेगा। दिख तो रहा है, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट अपॉन x। x बढ़ाओगे तो y घटेगा, यही तो ग्राफ है। तो ये ग्राफ हो गया, इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हो सकता है कोई स्टूडेंट के सर ये ग्राफ समझ में ना आ रहा, कोई बात ना, छोड़ दो, अभी दोबारा फिर बात करेंगे हम इसके बारे में, ग्राफ्स के बारे में। बट हम कोई चीज छोड़ के तो आगे नहीं बढ़ सकते ना, तो इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस इतनी बात, अगर क्लोज्ड वेसल है, सिस्टम का मास कांस्टेंट रहेगा, और मास अगर कांस्टेंट है तो वी कैन से दैट टोटल मोल्स बढ़ेंगे तो m एवरेज घटेगा, टोटल मोल्स घटेंगे तो m एवरेज बढ़ेगा। मोल्स चेंज हो जाएंगे तो m एवरेज कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो भी चेंज हो जाएगा। बस ये बात थी कि एवरेज मोलर मास ऑफ द गैसीय सिस्टम और एनी सिस्टम डिपेंड्स ऑन टोटल नंबर ऑफ मोल्स even though the mass of the system is constant in a closed vessel or a closed container. Got the point? तो ये था पॉइंट। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो m एवरेज घटेगा, एंड वाइस से वर्स। तो ये एक पॉइंट था जो आपको ध्यान में रखना था। m एवरेज हो गया। एक आध क्वेश्चन और आपकी प्रैक्टिस के लिए, लेट्स डू 1 or 2 मोर क्वेश्चंस ऑन एवरेज मोलर मास। अब आप करें, अब आपकी बारी है, हमारी बारी खत्म हो गई, अब आपकी बारी। सो नाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस, टेक इट नाउ। मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन ये दे दें आपको, अ वेसल कंटेन्स मान लो 8 ग्राम ईच ऑफ मीथेन गैस, हीलियम गैस एंड O2 gas. A vessel contains 8 gram each of this. Find first average molar mass of mixture, second percentage by mass of helium. करो सॉल्व क्वेश्चन को, डू इट नाउ। जब हम कहते हैं करो क्वेश्चन को, तो मैं पहले भी समझा चुका हूं, स्क्रीन पॉज करो और क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करो कॉपी में, आंसर निकाल लो, अभी आएंगे वापस हम।
देखो इस क्वेश्चन को। अब ऐसा नहीं है कि वो फॉर्मूला ढूंढो, आप तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो हैं उन कॉन्सेप्ट को समझो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऐसा नहीं है कि वो आप ढूंढ रहे हो फॉर्मूला परसेंटेज बाय मोल भी नहीं दिया, पहला फॉर्मूला परसेंटेज बाय मास भी नहीं दिया, मोलर रेशियो भी नहीं है, तो कैसे करें? सिंपल, सबसे फंडामेंटल कौन सा फॉर्मूला? एम एवरेज इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। तो सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला तो यही है। पहला पार्ट सॉल्व करेंगे तो एम एवरेज इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। अच्छा, टोटल मास कितना? 8 ग्राम, तीनों हैं तो 8 प्लस 8 प्लस 8 अपॉन टोटल मोल्स, निकाल लो ना मोल्स। 8 ग्राम मीथेन है तो 8 अपॉन मोलर मास से डिवाइड कर दिया, मास अपॉन मोलर मास क्या बन गए? मोल्स। ये मीथेन के मोल्स थे, CH4 के मोल्स, प्लस 8 ग्राम ऑफ हीलियम। हीलियम का मोलर मास 4 होता है। मैंने कहा भी था NCERT में से आप कुछ कॉमन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस याद कर लो, काम आएंगे ये। वैसे तो IIT JEE का जब पेपर होता है ना, चाहे वो JEE मेन हो या एडवांस्ड हो, वो टेबल देते हैं पूरी, वो आपको डेटा देते हैं एटॉमिक मासेस का। हाइड्रोजन का भी देते हैं वो 1, ऑक्सीजन भी देंगे 16, 16, कार्बन also they will give even though you know 12. So these values are given in the question, plus it is given O2 8 gram upon O2 is 32 molar mass. बस सॉल्व कर लो। तो 8 से ये 8 तो कैंसिल, कैलकुलेशन अपने हिसाब से करो। 1 + 1 + 1 3 अपॉन ये 1 अपॉन 16, 32 ले लो तो 32 16 2 प्लस 4 8 प्लस 32 1, तो 3 × 32 अपॉन 8 2 10 और 11, बस यही ग्राम पर मोल आ गया आंसर। कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन कुछ चेक हो तो अपने हिसाब से करेक्शन कर लेना, कोई बात नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि टोटल मास 8 + 8 + 8 8 + 8 + 8 डिवाइडेड बाई मोल्स में कन्वर्ट कर लो, कौन सी बड़ी बात है। 8 अपॉन 16, 8 अपॉन 4, 8 अपॉन 32। वंस यू सॉल्व इट यू विल गेट द आंसर। सेकेंड पार्ट पे आना, वो पता है ना आपको फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन परसेंटेज बाय मास एंड परसेंटेज बाय मोल। तो जरा देखना, परसेंटेज बाय क्या पूछा? बाय मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू व्हाट? परसेंटेज बाय मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू परसेंटेज बाय मोल। तो वो तो पता ही नहीं, तो एक काम ही कर लो, सिंपल फॉर्मूला, मास ऑफ हीलियम अपॉन टोटल मास इनटू 100। तो ये तो बड़ा आसान था। तो मास 8 ग्राम है, हीलियम का मास अपॉन टोटल सैंपल का मास 8 + 8 + 8 24 ग्राम इनटू 100, तो ये 33.3%। बस यही आंसर है। कितना आसान सा क्वेश्चन था। परसेंटेज बाय मोल पूछते तो मोल्स निकाल देते अपॉन टोटल मोल्स इनटू 100, दैट आल्सो यू कैन फाइंड आउट। आप चाहो तो घर पे सॉल्व करना। परसेंटेज बाय मोल ऑफ हीलियम आल्सो, तो क्या लिखते हैं? परसेंटेज बाय मोल ऑफ हीलियम, मोल्स ऑफ हीलियम अपॉन टोटल मोल्स इन द सैंपल गुणा मल्टीप्लाइड बाय 100, सो अकॉर्डिंगली यू विल गेट योर आंसर। गॉट इट? तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हैं, इस तरीके से ये बात करते हैं। तो ये था एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन लो, टेक वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लो। एक और क्वेश्चन में जैसे मान लो ऐसे लो, 2:1 molar mixture of molar mixture of N2O4 gas and NO2 gas are present find first M average, second percentage by mass of
N2O4 in mixture? This is the question. 2:1 molar mixture of N2O4 and NO2 are present. M average बताओ, परसेंटेज बाय मास, आसान क्वेश्चन, सॉल्व करेंगे। जैसे पहला पार्ट तो एम एवरेज का फॉर्मूला तो पता ही है ना, वो मोलर रेशियो वाला। तो क्या रेशियो, N2O4 2 इंटू N2O4 का मोलर मास 14 इंटू 2 28 प्लस 64 92, यस, प्लस दूसरे का रेशियो 1 इंटू मोलर मास, उसका आधा ही तो है ये, तो कितना 92 मतलब 46 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो का सम 2 + 1। जरा देखना तो कितना 2 इंटू 92, 9 दूनी 18, 184, 2 दूनी 4। मैं कई बार ऐसी कैलकुलेशन करता हूँ, सबका अपना तरीका है। अब आप सब CBSE या इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं तो आप गुणा करते हैं, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 184। मैं ऐसे करता हूँ, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ ना, इसलिए उत्तर प्रदेश यूपी, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, मैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, तो मेरी गुणा ऐसे चलती है, मल्टीप्लिकेशन 2 दूनी 4, 2 9 18, 184। अब हो सकता है कि इस क्लास में 11th क्लास के प्रथम बैच में there might be someone from South India, there may be someone from तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और कर्नाटका और केरला। तो हो सकता है कि उनको थोड़ी डिफिकल्टी आए, they may face some sort of difficulty in calculations, but why you should follow my calculation? You should do your own calculation, no? Why you should say that I have not understood what you said, 2 दूनी 4 और 2 9 18? No, there is no point something like that. You should do your own calculation. You should listen to me about the concepts what I am telling to you all. So specifically the students who do not follow very well Hindi, they should listen to the concepts. और थोड़ी बहुत तो हिंदी जाननी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हम पूरा अंग्रेजी में नहीं बोल सकते। वैसे भी मेरा हाथ अंग्रेजी में थोड़ा तंग है, मैं यूपी का हूँ ना, यूपी, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, ये 4 मेन स्टेट्स हैं जहाँ पर अंग्रेजी में हाथ थोड़ा तंग होता है हमारा मतलब मेरा भी, और आप हो सकता है अंग्रेजी मीडियम में शहरों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, 2-4 जरूर गाँव के भी होंगे मेरी तरह। माई विलेज इज इन उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट। दिल्ली से इट इज़ नियरली 160 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली, तो 160 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। गांव तो गांव है, उसकी तो क्या बात, ये शहर वहर क्या कुछ नहीं उसके सामने। माई विलेज माई प्राइड, कहते ना, माई विलेज माई प्राइड, माई विलेज माई प्राइड। मैं गांव जाता हूं अब भी। अरे छोड़ो, देखा मेरे चेहरे की मुस्कान गांव का नाम आते ही। अब मैं आई हैव बीन हियर इन राजस्थान, इन कोटा सिटी और इन जयपुर फॉर नियरली 16 years, 16 साल। I had been in South India also for nearly 7 years in Andhra Pradesh. I was scientist in Indian Space Research Organization, ISRO, Satish Dhawan Space Center. Maybe some of the students, almost all the students know about SHAR or about Sriharikota, the rocket launching station. But some of the students, maybe 1 or 2 students could be from Tamil Nadu or Andhra Pradesh, so they may have the idea about the place very well. So they can understand that the place how is. And I had a wonderful time of nearly 7 years working in space. Still I feel proud working over there. Well, खैर वापस आओ, पढ़ाई करते हैं। मैं कई बार बातों में लगा लेता हूँ बच्चों को, बट ठीक है, बीच बीच में ये 1-2 मिनट के ब्रेक भी तो आने चाहिए आपके। हमें भी तो ब्रेक चाहिए होता है, 1.5 घंटा पढ़ाने में, तो 1-2 ब्रेक आ जाए छोटे छोटे तो ठीक है। चलो बात करेंगे, अब क्वेश्चन पे आ जाओ वापस। क्या एम एवरेज आ गया 184 प्लस 46 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स 3 कर लेना। 6 और 4 10, और ये 8 और 4 12 13 और 230 अपॉन 3, तो 3 7 21
22 23 2 0 3 6 18 2 6 ग्राम पर मोल। वो देख लेना जो भी आए, दैट्स इट, दिस इज द आंसर। गुणा भाग कर लेना, थोड़ा डिफरेंट भी आएगा चलेगा। कॉन्सेप्चुअली यू शुड अंडरस्टैंड। जरा सेकंड पॉइंट पे आना, फाइंड परसेंटेज बाय मास ऑफ N2O4 इन द मिक्सचर। तो परसेंटेज बाय मास ऑफ N2O4, तो भाई N2O4 का मास कितना, ये था टोटल मास, 2 मोल थे ना, तो 184 ग्राम अपॉन टोटल मास ऑफ द सैंपल, वो ये था 230 ग्राम इंटू 100। सो लाइक दैट यू कैन सॉल्व। तो एक तरीके से ये अगर डिवाइड करोगे तो देख लेना जो भी वैल्यू आ जाए। मान लो ये डिविजिबल है किससे, 46 से डिविजिबल होगा, तो 4 चौक 16 और 6 चौक 24 4 बार, और ये शायद 5 बार आ जाएगा। 5 चौक 20 और 6 पंजे 30, 230 बिल्कुल, और ये 5 20 80%, दैट्स इट। यही है परसेंटेज बाय मास ऑफ N2O4 इज 80%, देन ऑब्वियसली परसेंटेज बाय मास ऑफ NO2 विल बी 20%। सो लाइक दैट यू से दिस इज द क्वेश्चन। ये था कॉन्सेप्ट एम एवरेज का, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मोलर मास, एंड लाइक दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट। एवरेज मोलर मास में भी एक और टर्म, एवरेज से तो संबंधित नहीं है वो, but one more thing we will talk about, how to find out the minimum molar mass or minimum molecular weight of a compound, particularly the complex compounds like organic compounds. Heading लिखो, इसको हटा देंगे अब। कैलकुलेशन ऑफ या डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ कंपाउंड। डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए कंपाउंड, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो कोई एडिशनल थ्योरी की जरूरत नहीं है, बस एक बात याद रखना है, किसी भी मॉलिक्यूल में कई सारे एलिमेंट हो सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कुछ भी, बट कम से कम किसी भी एलिमेंट का एक एटम तो होगा। किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी एलिमेंट का कम से कम एक एटम तो होगा, बस ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना होगा। तो इन अ मॉलिक्यूल एटलीस्ट 1 एटम ऑफ द एलिमेंट विल बी प्रेजेंट। सीधे क्वेश्चन पे आओ, और कोई एडिशनल कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। टेक अप द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन देखो ऐसा होगा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड is found to contain, an organic compound is found to contain 1.6% sulfur by mass. Find minimum molecular weight of organic compound. ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। जरा क्वेश्चन को समझ लो, पहले सुन लो क्या बात कह रहे हैं। यहां पर आपसे ये कहा जा रहा है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसके अंदर सल्फर की जो परसेंट पाई गई वो 1.6% है। फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर देखें तो मिनिमम की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम में हमें यह मानना होगा कि सल्फर दिया, बाकी तो हमें पता नहीं, कार्बन है, नाइट्रोजन है, बोरॉन है, क्या है, कुछ है, हमें नहीं मालूम। हमें बस ये पता है कि सल्फर दिया हुआ है और मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बात कर रहे हैं। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने में हमें यह तो मानना पड़ेगा कि सल्फर का कम से कम एक एटम तो होगा, सल्फर का कम से कम एक एटम तो उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा, यह मानना है। तो फिर क्या, यूनिटरी मेथड से। क्या यूनिटरी मेथड से कि 1.6% है सल्फर, तो 1.6 AMU ऑफ सल्फर
is present in 100 AMU ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। भाई ये बात परसेंटेज की डेफिनेशन तो समझते हो ना, परसेंटेज इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 100। तो 1.6 AMU ऑफ सल्फर इज प्रेजेंट इन 100 AMU ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कम से कम एक एटम तो होगा ना सल्फर का, और एक एटम का सल्फर का मास कितना होता है? 32 AMU। तो 32 AMU विच इज 1 एटम ऑफ सल्फर। सल्फर का एक एटम तो मानना ही पड़ेगा ना, और एक एटम सल्फर का मास कितना? 32 AMU। सो 32 AMU ऑफ सल्फर शुड बी प्रेजेंट इन हाउ मच? 100 अपॉन 1.6 इंटू 32। तो एक तरीके से ये यहां से 16, यहां 0 लगा दो, 2000। सो इट इज 2000 AMU। बस यही आंसर है, यही आपका आंसर है। सो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इज 2000 AMU। और यदि मिनिमम मोलर मास पूछते तो क्या बता देते? 2000 ग्राम पर मोल। अगर क्वेश्चन मोलर मास पूछता है तो एक मोल का मास ग्राम में रिपोर्ट करना होता है, न्यूमरल वैल्यू वही रहेगी। ये बात हम कई बार बोल चुके हैं पहले। दैट्स इट गाइस। ये था इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, जिसमें हमने मोल की कैलकुलेशन के तरीके बता दिए, मोल डिफाइन कर दिया, एम एवरेज एटॉमिक मास के बारे में बता दिया, यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखना है आपको। और एक तरीके से इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री को हम चैप्टर मानते ही नहीं हैं। हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होता है अब, व्हाट? एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है, तो अब हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप चाहो तो दूसरा मान लो, बट मैं तो पहला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर ही मानता हूं। ये तो बस एवं ही था, ये तो बस वार्म अप के लिए था। इट वाज अ काइंड ऑफ वार्म अप टू यू ऑल। एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करते हैं ना, सो लाइक दैट। सो नाउ राइट द हेडिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर का थोड़ा सा आइडिया आपको 9th-10th में भी होता है। अब इतना तो पता ही होता है, एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। हालांकि डाल्टन्स की थ्योरी तो ये कहती थी कि द एटम इज द मिनिमम पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस एंड दैट इज इनडिविजिबल। बट बाद में बहुत सारी स्टडीज़ हुई, थॉमसन्स के एक्सपेरिमेंट हुए, चैडविक्स एक्सपेरिमेंट हुआ, गोल्डस्टीन ने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, मिलिकन्स ने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, और उनके बेसिस पर फाइनली कंक्लूजन ये आया कि किसी भी एटम के अंदर दे कंटेन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड एक्सेप्ट हाइड्रोजन एवरी एटम हैज़ गॉट न्यूट्रॉन ऑल्सो। केवल प्रोटियम के अंदर प्रोटॉन नहीं, न्यूट्रॉन नहीं है, बाकी सब में न्यूट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, उनके बारे में भी बात होगी। तो वी आर गोइंग टू टेक अप दिस चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा, थोड़ा सा कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा चैप्टर के बारे में बता देता हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है और थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने में हमें आराम से 11-12 लेक्चर भी लग जाते हैं, एक आध लेक्चर और भी लग सकता है। और साथ ही साथ IIT JEE मेन में, एडवांस्ड में एक क्वेश्चन जरूर आता है। और अभी तो शायद 2017 या 18 में उन्होंने पूरा एक कॉम्प्रिहेंशन पूछा है, और बड़ा दमदार, स्ट्रॉन्ग, बढ़िया क्वेश्चन JEE एडवांस्ड में कॉम्प्रिहेंशन आया है। उसमें 3 क्वेश्चंस थे, 3 पार्ट थे, वंडरफुल क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन ऐसा कि थॉरो नॉलेज होगी तब तो वो होगा, वरना ना होगा वो सवाल। तो यू हैव टू गो डीप इनटू द सब्जेक्ट व्हाट वी आर टीचिंग हियर।
डीप इनटू द चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू टीच हियर, थोड़ा कमर कस लें, तैयार हो जाएं और पढ़ाई करें। अब एक बात अपने मन से निकाल दो कि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे हो, बोर्ड तो इसमें तैयार खुद हो जाता है। हमारा फोकस है जेई एडवांस्ड और जेई मेन उसी के अंदर कवर हो जाता है। तो हमारी जो थ्योरी है, हमारा जो कंटेंट है वो जेई मेन और जेई एडवांस्ड को पूरी तरीके से कैटर करता है। Not only that, these concepts only are asked in the NSEC or the Olympiads, so accordingly there also it will be useful. KVPY के एग्जाम भी होते हैं तो उसमें भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो बहुत आसान होते हैं, जेई एडवांस से मच लोअर लेवल होता है ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ KVPY। तो धीरे धीरे आपको वो इनपुट्स भी दिए जाएंगे, KVPY के बारे में बताया जाएगा, उनके लिए आपको कहा मोटिवेट किया जाएगा कि यू शुड एनरोल इनटू द KVPY एग्जाम ऑल्सो, एंड उसमें आपको जो कंटेंट होता है वो भी डेवलप करा के देंगे आपको। तो वो सब चीज़ें आएंगी। अभी बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की। तो एक क्वेश्चन तो जरूर आता है, और कॉम्प्रिहेंशन या मैच द कॉलम आ जाए तो अकॉर्डिंगली उसके चैप्टर का कंट्रीब्यूशन काफ़ी बढ़ जाता है इन द IIT JEE एडवांस्ड एग्जाम। स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहले मैं एक फ्लो डायग्राम बना दूं कि दीज आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू लर्न। उसमें थोड़ा बहुत सीक्वेंस ऊपर नीचे एक आध हो सकता है, बट दिस इज मोर और लेस दिस इज द ऑर्डर ऑफ लर्निंग और स्टडीइंग एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो जैसे हम शुरुआत करते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे। हालांकि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर ऐसा कोई क्वेश्चन आते नहीं हैं जेई मेन या एडवांस्ड में, बट हम तो पढ़ाते हैं, हम छोड़ते कुछ नहीं, छोड़ते ना है हम कुछ भी, हम तो सब पढ़ा देते हैं। बच्चा मेहनत करे, मेहनत करेगा तो उसको सब बातें सीखने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे हम बात करें, बोर्ड भर जाएगा, इतने सारे सब टॉपिक्स हैं। तो चैप्टर के अंदर सब टॉपिक्स या टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स हैं। तो जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे। इसमें थोड़ा बेसिक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हम यूज करेंगे जो हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में चाहिए होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बाद वी विल टॉक अबाउट लाइक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनके बारे में बात कर लेंगे हम। वेव नेचर के बारे में बात कर लेंगे। वेव नेचर से पहले हम रदरफोर्ड मॉडल की बात करेंगे। न्यूक्लियर मॉडल, thereafter we will talk about wave nature. After the wave nature we shall talk about like photoelectric effect, and the photoelectric effect में photoelectric effect से पहले we shall take Planck's quantum theory, आप भी लिख लो, ये तो फ्लो डायग्राम है, मतलब सीक्वेंस है मेजर सब टॉपिक्स का। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बाद वी शैल टेक अप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, thereafter ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हालांकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में पूछे जाते हैं। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर कॉमन है केमिस्ट्री में और फिजिक्स में। फिजिक्स में वो 12th क्लास में पढ़ाते हैं मॉडर्न फिजिक्स के नाम में, बिल्कुल एंड में आता है ये चैप्टर, 12th के करिकुलम में एंड में ही है ये, वहाँ भी पढ़ाते हैं वो। हालांकि थोड़ा सा अंतर होता है, हमारे पढ़ाने का जो मेन टारगेट है वो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना है, उनका मेन पॉइंट जो है वो थोड़ा अलग है, वो कुछ और चीज़ें भी पढ़ाते हैं इसमें। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, photoelectric effect, black body radiation, and then comes Bohr model. After Bohr model, we talk about spectrum. Then comes de Broglie's concept. de Broglie concepts तो हम पहले भी ले सकते हैं, चलो देख लेंगे, वो हम चेंज कर लेंगे अपने आप से। de Broglie's
कॉन्सेप्ट हाइजेनबर्ग्स HI है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी principle. Then comes quantum numbers, thereafter electronic configuration, of the elements and ions. Then we talk about nodal plane. ये मेजर पोर्शन है इस पूरे चैप्टर का। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड ऑल, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, वेव नेचर, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अच्छा, डी ब्रॉगली हम यही प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद में ही ले लेते हैं, कई बार बाद में भी ले सकते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, बोहर मॉडल थोड़ा लंबा चलेगा। मेजर टाइम विल गो इनटू द बोहर मॉडल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज बोहर मॉडल एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस मच। IIT JEE एडवांस में मेजर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आजकल यहां से आ रहे हैं, एंड वाले पार्ट से। क्वांटम नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोड एंड नोडल प्लेन्स। सो दीज आर द मेजर थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब इसमें आपने 2-4 नाम सुने होंगे, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो सब पढ़ा होता है। रदरफोर्ड मॉडल का नाम भी पढ़ा होता है। बोहर मॉडल 9th-10th के लेवल पे नहीं होता। बाकी सब चीज़ें बिल्कुल नहीं आएंगी आपके सामने, दैट यू आर गोइंग टू लर्न। तो अगले 11-12 लेक्चर्स वी आर गोइंग टू डेडिकेट फॉर दिस चैप्टर। सो दिस इज गोइंग टू बी अ बिगर चैप्टर। नियरली नेक्स्ट 1 month we will be going into this. So like that you will say। अब चलिए बात करते हैं चैप्टर में। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। इसको मैं हटा देता हूं, लिखें हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसको मिटा देंगे। हेडिंग लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जैसे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, प्रोटॉन पर चार्ज होता है। चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, चार्ज नेगेटिव हो सकता है। और पॉइंट ये है कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जो चार्ज ट्रांसफर होता है, ट्रांजैक्ट होता है, दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो पहला ही कॉन्सेप्ट ये है कि Q इज इक्वल टू N इंटू E, वेयर 1E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम मैग्नीट्यूड वाइज। हालांकि 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ये मैग्नीट्यूड है, वेयर 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो Q इज इक्वल टू N इंटू E एंड N एक इंटीजर है 1 2 3 4। सो दीज आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लाइक 1 2 3 4 5।
तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो चार्ज ट्रांजैक्ट होगा, ट्रांसफर होगा, दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1e 2e 3e। तो इसका मतलब ये मार्कर सही नहीं है, ये देते हैं। तो चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू another is 1e or 2e or 3e or ne, where n is an integer। तो अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होगा तो इट विल बी इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन से फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बिटवीन वन बॉडी टू अनदर। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। किसी कैटायन पर चार्ज है तो या तो 1e होगा या 2e होगा या 3 होगा। किसी एनायन पर चार्ज है तो वो -1 चार्ज होगा या -2 या -3 चार्ज होगा। जब भी तो आयन कुछ इस टाइप के होते हैं। Na+ होता है, कैल्शियम 2+ होता है, एल्यूमिनियम 3+ होता है। एनायंस की बात करें तो जैसे फॉस्फेट आयन 3- होता है, सल्फेट 2- होता है, या क्लोराइड आयन -1 होता है। तो चार्ज ऑन द पर्टिकुलर स्पीशीज कुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और मैग्नीट्यूड ऑफ द वन इलेक्ट्रॉन चार्ज इज 1.6, एग्जैक्टली तो 1.602 होता है, बट आप क्वेश्चंस में यही यूज करो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सेकंड पॉइंट लिखते भी जाएंगे साथ के साथ। सेकंड है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में कि अगर दो चार्ज हैं तो दो चार्जेस सर्टेन सेपरेशन पर रखे हुए हैं, डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन देम डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज, एंड दैट इज कूलम्स लॉ। क्या मान लो ये दो चार्ज पार्टिकल हैं, इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो मान लो R है। ये दो चार्जेस Q1 एंड Q2, इनके बीच का सेपरेशन R है, तो ऑब्वियसली इनमें कुछ फोर्स लगेगा, एंड दैट इज गिवन बाय द इनवर्स स्क्वायर लॉ। सो फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड particles is given by inverse square law. क्या? तो फोर्स F, कूलम्बिक फोर्स, F is equal to K Q1 Q2 upon D into R square. K Q1 Q2 upon D into R square, where Q1 Q2 ये तो चार्जेस हैं, R is separation between charge, और जो D है ये कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। D इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, जिसमें ये D की वैल्यू 1 होती है फॉर वैक्यूम और अ रेयर मीडियम लाइक एयर, और यही वैल्यू नियरली 79 होती है फॉर वाटर। हालांकि हमें डी से इन्वॉल्व नहीं करना है, हमें तो एयर या वैक्यूम ही मान करके पूरी केमिस्ट्री में बात करनी है, पूरे इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात करनी है। तो डी इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम
1 फॉर वैक्यूम और एयर, 79 फॉर वाटर। तो अलग अलग मीडियम के लिए कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में मीडियम, अभी मान लो यहाँ हवा में है, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ मैंने पकड़ रखा है लेफ्ट हैंड में, दूसरा ये राइट हैंड में, और इनके बीच की डिस्टेंस मान लो कुछ 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर है, तो बस इनके बीच में मीडियम कौन सा हो गया, एयर। तो डी की वैल्यू क्या ले लोगे, 1, तो डी इज 1 फॉर यू। तो दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, दैट इज 1 फॉर वैक्यूम और एयर, 79 फॉर H2O। और यहीं पे एक और टर्म आता है, कौन, K। K is 1/4 pi epsilon naught and this value it is a constant, ये constant value है which is equal to 9 into 10 to the power 9 in SI unit में and equal to 1 in CGS unit। यूनिट का बड़ा ध्यान रखना, SI यूनिट में जैसे चार्ज है तो चार्ज SI यूनिट में कूलम में लेते हैं, और CGS यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU। व्हाट, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो चार्ज की यूनिट भी अलग अलग होती है। R अगर मीटर में ले रहे हैं तो SI यूनिट में लेंगे तो K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ लेंगे, और CGS में लेंगे तो फिर 1 लेंगे। अच्छा, ये जो टर्म है एप्सिलॉन नॉट, ये है परमिटिविटी ऑफ स्पेस, इससे हमें मतलब नहीं है ज़्यादा, ये सब फिजिक्स में आप पढ़ोगे। हमें इस चैप्टर में बस एक्सप्रेशंस चाहिए होंगे और या फिर ये वैल्यू याद रखनी होगी। तो परमिटिविटी ऑफ स्पेस, परमिटिविटी ऑफ स्पेस, तो एप्सिलॉन नॉट, इसे पढ़ते कैसे हैं, इट इज रेड एज एप्सिलॉन नॉट। नॉट बोलते हैं ना, वो जैसे नॉट बनाते हैं ना, टाई की नॉट, तो नॉट बोलते हैं, कनॉट नहीं। सर पता है हमें कनॉट, मैं तो बता दूं ना अपनी तरफ से। तो रेड एज एप्सिलॉन नॉट, तो इसे एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, विच इज परमिटिविटी ऑफ स्पेस। कुछ नहीं, बस ये वैल्यू याद रखनी है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन। अच्छा, डी को 1 ले लें तो एक्सप्रेशन क्या बन गया, तो टेकिंग d इज इक्वल टू 1, जो कि हमें 1 ही लेना है इस पूरे चैप्टर में, 1 फॉर एयर और वैक्यूम। तो फिर फॉर्मूला क्या बन गया, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो दिस इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इसलिए तो इनवर्स और डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कॉमनली हम यूज करेंगे। अब ये तो आप जानते हो कि फोर्स चार्ज पार्टिकल्स में कैन बी ऑफ अट्रैक्शन और कैन बी ऑफ रिपल्शन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज, तो उसको भी लिख लेते हैं। ये फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें इस चैप्टर में चाहिए होंगे। हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे। कहाँ डिटेल में जाना है वो हमें पता है। जैसे यही फोर्स F, फोर्स अट्रैक्शन का होगा फॉर अनलाइक चार्जेस। अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन अनलाइक, मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। यही फोर्स रिपल्शन का होगा फॉर लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस मतलब सिमिलर चार्जेस, दोनों पॉजिटिव हों। लाइक मीन्स आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव चार्जेस। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो भी लाइक कहलाएंगे, दोनों नेगेटिव चार्ज हैं तो भी लाइक। अनलाइक चार्जेस में एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव एंड वाइस वर्स। तो ये फोर्स जो अट्रैक्शन हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है, एंड इट इज गिवन बाय द इक्वेशन F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। D को हम 1 मान के चलेंगे पूरे चैप्टर में। तीसरा टर्म होता है पोटेंशियल एनर्जी। फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी तो होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी
हम U सिंबल यूज कर सकते हैं। U इज द पोटेंशियल एनर्जी, और PE कह सकते हो इज इक्वल टू K, PE लिख दो चलो, PE इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। इस बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन, R स्क्वायर नहीं आएगा, R। तो K तो पता ही है आपको, Q1 Q2 चार्जेस हैं, R इज द सेपरेशन, और ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यहां से आप कह सकते हो कि P पॉजिटिव है फॉर लाइक चार्जेस, नेगेटिव है फॉर अनलाइक चार्जेस। तो पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव फॉर लाइक चार्जेस, नेगेटिव फॉर अनलाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस हैं तो रिपल्शन है, तो रिपल्शन। और यदि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो इट विल बी, यू विल से इट इज अट्रैक्शन। रिपल्शन, अट्रैक्शन। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया K Q1 Q2 अपॉन R, जबकि फोर्स का एक्सप्रेशन था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिपल्शन इज पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल इज नेगेटिव। कौन सा पॉइंट था? थर्ड। नाउ मूविंग फोर्थ। ये बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं, आपको ऐसे ही याद रखने हैं, इनसे काम चलेगा आपका केमिस्ट्री में। फिजिक्स में तो ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, ये विल स्टडी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th क्लास में। नेक्स्ट फोर्थ, यदि कोई चार्ज्ड पार्टिकल है अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल है और उस चार्ज्ड पार्टिकल रुका हुआ है, उस पर यदि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए, तो अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिकल फोर्स, एंड अंडर द इलेक्ट्रिकल फोर्स इट विल मूव, एंड the force on it we can write the expression. So when an electric force या electric field E is applied on a charged particle, so when an electric field E is applied on a charged particle Q, it experiences an electric force F. तो F electric force is equal to Q into E. This is the formula. ये फॉर्मूला ही है, मैं गोल कर देता हूं, अंडरलाइन कर देता हूं। तो यदि कोई किसी चार्ज्ड पार्टिकल पर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड E लगा दी जाए, तो उस पर एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, एंड दैट इज Q into E। और भी कई पॉइंट्स आएंगे इसमें, जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे किसी चार्ज्ड पार्टिकल पर तो उसकी एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से चेंज होगी, तो इट विल गेन द काइनेटिक एनर्जी। ऑल दोज पॉइंट्स वी आर गोइंग टू टेक अप in the next video lecture. That's it for now.